हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। ये पढ़ेंगे दोस्तों मुगल साम्राज्य। जैसा कि एक बार हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग शुरू करने वाले सामाजिक, तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे आपका सामाजिक अध्ययन का पहला चैप्टर, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। तो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं क्या, मुगल काल या मुगल वंश, जो भी आप कह लीजिए, इसी को कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या होता है दोस्तों। तो देखा जाए कि मुगल वंश जो है ये दो भागों में बांट दिया गया, या मुगल काल जो था वो दो भागों में बांट दिया गया। एक हमारा 1526 से 1707, एक हमारा 1707 से लेकर के 1857 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबर जब आक्रमण किया, कब, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जब विजयी हुआ और औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, वो हमारा जो काल होता है, मतलब जो इस समय में जब बाबर ने जब सत्ता स्थापित किया और औरंगजेब के समय तक, औरंगजेब के मृत्यु के पहले तक जितने भी शासक थे, सभी शासक जो थे शक्तिशाली शासक थे। तो उसी को हम ज़्यादातर इसी को 1526 से 1707 तक दोस्तों मुख्य मुगल काल कहते हैं। ठीक। और इसके बाद जो है औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है, तो इसके बाद हमारा बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर के बहादुर शाह जफर तक 1857 की क्रांति होने तक जितने शासक होते हैं उसको दोस्तों हम कहते हैं उत्तर मुगल काल। यहाँ तक समझ गए कि मुगल काल बाबर जब सत्ता स्थापित किया 1526 से और औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 तक हमारा कहलाता है मुगल काल। इसके बाद 1707 से लेकर के 1857 ईस्वी की क्रांति तक कहलाता है उत्तर मुगल काल। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग को पढ़ना है मुगल काल। क्या पढ़ना है? मुगल काल। तो मुगल काल का अगर आपसे समय पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों, 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, मतलब मुगल काल कब से शुरू हुआ है और कब अंत हुआ है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा मेन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा मुगल काल का परिचय। तो मुगल काल क्या, मुगल काल का परिचय, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुगल काल क्या है, मुगल ये है क्या शब्द। तो मुगल जो है दोस्तों ये बाबर के राजवंश, ठीक, बाबर के द्वारा स्थापित एक राजवंश है। क्या है कि मुगल बाबर के द्वारा स्थापित एक राजवंश, मतलब एक वंशज हैं। वंशज आप लोग समझ रहे हैं ना, कि जो वंश चला आ रहा है। अब देखिए क्या है कि बाबर स्वयं मुगल नहीं था दोस्तों। क्या है, ये जो मुगल था एक लड़ाकू हमारा संगठन था। क्या था, ये दो जातियों का मिक्सर था, जिसमें क्या मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा दोस्तों, तैमूर का वंशज था, चगताई तुर्क था। क्या था दोस्तों, तैमूर का वंशज था और चगताई तुर्क था। ठीक, ये हमारा क्या था, मुगल कहलाते थे। ठीक है, अब देखिए मुगल जो थे वो दो लोगों से मिलकर बने थे, मतलब दो जातियों से मिक्स, मतलब दो जातियों से उत्पन्न हुए थे। इसमें मुगल का देखा जाए तो कौन कौन से, एक तरफ से वो मंगोल थे और दूसरी तरफ थे वो तुर्क थे। और मुगल का अर्थ होता है दोस्तों बहादुर या साहसी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहादुर और साहसी हो उसे हम मुगल कहते हैं या मुगल कहलाता है। इसका क्या हो दोस्तों, शाब्दिक अर्थ होता है क्या, बहादुर या साहसी। तो अब देखा जाए बाबर के बारे में, तो बाबर का दोस्तों पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब देखिए बाबर क्या था, पिता की तरफ से तैमूर वंश का था। अभी आपको हम बताएं कि ये मंगोल और तुर्क दोनों से मिक्स, दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हुए थे। तो क्या थे कि जो बाबर था वो पिता की तरफ से तैमूर वंश था और माता की तरफ से चंगेज खां, मतलब मंगोल वंश का था। ठीक, मंगोल वंश था। खासकर किसके वंश का था दोस्तों, कि चंगेज खां के वंशज का था। ठीक,
मतलब बाबर जो था वो पिता की तरफ से तैमूर वंश का था और माता की तरफ से मंगोल वंश का था। मंगोल वंश में मुख्य कर चंगेज खां का वंशज था। अब देखिए जो बाबर था वो पिता की तरफ से क्या, जो तैमूर वंश था उसकी तरफ से वो 5वीं पीढ़ी था। किसकी तरफ से? पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखा जाए तो बाबर के पिता का नाम क्या था और माता के नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और बाबर की माता का नाम था, या बाबर के माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था दोस्तों? कुतलुग निगार खानम। ठीक, अब देखिए बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा और बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। यहां तक क्लियर हो गया। बाबर क्या था? तैमूर वंश और मंगोल वंश का दोनों से मिलकर के उत्पन्न हुई एक नई प्रजाति थी। क्या था? उसी का, जिसको मुगल कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लेते हैं। तो बाबर क्या था? बाबर का जन्म हमारा हुआ था 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन दोस्तों 1983 में। मतलब बाबर का जन्म 14 फरवरी 1983 ईस्वी को, सॉरी दोस्तों यहाँ 1983 नहीं होगा दोस्तों, 1483 होगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1483 होगा। 1483 ईस्वी को फरगना के पास में, फरगना में हुआ था। फरगना कहाँ पर है? रूस में है वो, तुर्कमेनिस्तान या तुर्किस्तान के पास में एक जगह है, वहां पर किसका जन्म हुआ दोस्तों? बाबर का जन्म हुआ। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बाबर के बारे में। अब देखिए क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्या था कि जो बाबर का पिता था, कौन था? उमर शेख मिर्जा। कौन था दोस्तों? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा था। तो इसका क्या था? अपने भाइयों में आपसी कलह होता था, या अपने रिश्तेदारों से इसका हमेशा युद्ध होता रहता है। मतलब कुछ अच्छा नहीं बनता था, मतलब अच्छे संबंध नहीं थे अपने आसपास में, इसको राजाओं से अच्छे संबंध नहीं थे। इसका हमेशा कुछ ना कुछ युद्ध होता रहता था। तो क्या हुआ कि 1994 में, ठीक 1994 में क्या था कि इसके खुद के साले ने इसके ऊपर आक्रमण किया और दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। ठीक, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, उस समय अगर देखा जाए तो बाबर की आयु दोस्तों कितना था? 12 वर्ष, क्योंकि 14 फरवरी 1983, सॉरी दोस्तों 1483, यहाँ 14 होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1483 को जन्म हुआ था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? लगभग 12 वर्ष का जब बाबर था तो उसके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जब उसके पिता की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो क्या हुआ? बाबर को फरगना का शासक बनाया गया। किसको बनाया गया? बाबर को फरगना का शासक बना दिया गया। अब बाबर को फरगना का शासक बना दिया गया दोस्तों। अब क्या हुआ, जैसा कि आप लोग अभी हम बताए हैं कि उसके पिता के अपने आसपास पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं थे। अब अच्छे संबंध ना होने के कारण बाबर को खुद की सत्ता को स्थापित करना था, क्योंकि अभी वो कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। तो खुद की सत्ता को स्थापित करे, उसके बाद उसके आसपास में जो राजा हैं उनकी चुनौतियों को स्वीकार करें। तो अगर देखा जाए तो बाबर जो है वो चारों ओर से पहली बात तो अल्पवयस्क था और चारों ओर से वो शत्रुओं से घिरा था। चारों ओर से दोस्तों वो शत्रुओं से घिरा था। अब देखिए, लेकिन फिर भी क्या किया बाबर ने, जो है दरिया दिली दिखाई, बाबर ने अपना जो बहादुरी दिखाई। अब क्या हुआ कि जैसे वो शासक बना, कहाँ का? जैसे वो समरकंद का शासक बना, जैसे वो दोस्तों फरगना का शासक बना दोस्तों, तो क्या हुआ कि वो 1194 में उसके पास में समरकंद जो जगह थी, समरकंद को जीतने का प्रयास किया या समरकंद पर चढ़ाई की। ठीक, अब देखिए जब समरकंद पर चढ़ाई की तो पहला अटेम्प्ट मतलब तुरंत ही किया था 1194 में। समझ लीजिए उस समय वो 12 वर्ष का था। तो 12 वर्ष का था, समरकंद पर चढ़ाई किया, लेकिन अब क्या हुआ, वो जीतने में क्या रहा? असफल रहा। जीतने में क्या रहा दोस्तों? असफल रहा। 1194 में उस समय उसकी उम्र दोस्तों कितनी रही होगी? कितनी थी? 12 वर्ष की थी। उस समय उसने क्या किया? चढ़ाई किया किस पर? समरकंद पर, और जीतने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ
कि वो जो है असफल रहा। इसके बाद फिर 3 साल बाद क्या था, उसने समरकंद पर चढ़ाई किया। अब समरकंद पर चढ़ाई किया तो चढ़ाई करने के बाद उसने जीत लिया, किसको, समरकंद पर जीत लिया। लेकिन इस बार भी उसका ज़्यादा शासन नहीं चल पाया। कितना दिन चला दोस्तों, 100 दिन ही शासन कर पाया। इसके बाद वहाँ से उसको बच करके भागना पड़ा, वहाँ से उसको दोस्तों बच करके भागना पड़ा। पुनः फिर उसको जीता। कब जीता, 1501 में जीता। 1501 में जीतने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अब की बार 8 महीने तक शासन किया। क्या हुआ दोस्तों, अब की बार वो 8 महीने तक शासन किया। फिर 8 महीने बाद उसको शासन छोड़ करके अपना भागना पड़ा, उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद दोस्तों क्या किया उसने, अब देखा कि 1504 में, ठीक है, अब देखा वहाँ से कि समरकंद पर उसका कुछ ज़्यादा वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, समरकंद पर कुछ ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं जीत पा रहा है। तो उसने क्या किया, काबुल और गजनी की तरफ बढ़ा। अब क्या हुआ, वो काबुल और गजनी को जीतने के लिए आगे बढ़ा और 1504 में उसने काबुल और गजनी को जीत लिया। इसके बाद वो दोस्तों 1507 में क्या हुआ, बादशाह की उपाधि धारण की। इसके पहले दोस्तों इसके जो वंशज थे वो सभी मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, लेकिन बाबर एक ऐसा शासक था कि जो बादशाह की उपाधि धारण किया। इसके बाद दोस्तों 1511 में एक बार फिर उसने आक्रमण किया, क्या, समरकंद पर, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य ही था कि हमको समरकंद को हर हाल में जीतना है। लेकिन क्या किया कि वो सत्ता तो ले लिया, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं शासन चला पाया। क्या हुआ, फिर उसके हाथ से ये सत्ता निकल गई। अब उसने सोचा, कौन, बाबर सोचा कि मतलब समरकंद साइड हमारा, मतलब इस साइड हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो उसने देखा कि हमको समरकंद में बार बार क्या मिल रही है, असफलताएं मिल रही है। तो बार बार जब असफलताएं मिल रही है तो उसने क्या किया, भारत की तरफ अपना जो है कदम बढ़ाया, अग्रसर हुआ, भारत की तरफ जीतने के लिए वो आगे बढ़ा। अब क्या हुआ दोस्तों, जब भारत की तरफ जीतने के लिए आगे बढ़ा तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए बाबर, अब देखिए बाबर जब भारत की तरफ आगे बढ़ा तो क्या हुआ, बाबर आया भारत में, ठीक है, कैसे, भारत में जब आया तो पहले छोटे छोटे आक्रमण किए। क्या किया दोस्तों, पहले छोटे छोटे आक्रमण किए, आक्रमण करता था और जीतता था, उसके बाद छोड़कर चला जाता था, फिर आक्रमण करता था, जीतता था किसी क्षेत्र को, फिर उसको छोड़कर चला जाता था। मतलब पहले बाबर छोटे छोटे राज्यों को दोस्तों जीता। तो क्या हुआ दोस्तों, पहले आया 1519 में आया, कहाँ पर, भारत में आया तो सबसे पहले किसको जीता, बाजौर के किलों को और भीरा को जीत लिया। 1519 में आया, बाजौर के किले और भीरा दोनों को जीत लिया। लेकिन क्या किया, जीत करके वो जो है दोबारा वापस चला गया, ठीक है, जीत करके क्या हुआ, वापस चला गया। आगे देखिए दोबारा फिर आया, कब आया, 1520 में आया, ठीक है, 1520 में आया, कब आया, इस समय बाजौर और भीरा को जीता। बाजौर भीरा के साथ साथ पंजाब के सियालकोट तक जीत लिया। किसको दोस्तों, पंजाब के सियालकोट तक जीत लिया। अब क्या हुआ, फिर इसको दोबारा भी छोड़कर चला गया, दोबारा इसको छोड़कर चला गया। आगे देखिए इसके बाद दोबारा आया, कब आया, 1524 में। अब 1524 में आया तो उसने कुछ थोड़ा और मतलब और भागों को जीता। कैसे, अब 1524 में आया, उसने लाहौर, पंजाब, ये सभी हिस्सों को जीत लिया। अब इतना जीतने के बाद क्या हुआ कि वो वापस चला गया। लेकिन अब उस समय देखा जाए कि बाबर इतना जीत रहा था, लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी दोस्तों, कि भारत में क्या राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि भारत में दिल्ली सल्तनत का था, शासन चल रहा था। दिल्ली सल्तनत में जिसमें हमारा सबसे लास्ट वंश था लोदी वंश। तो दोस्तों लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन सा था दोस्तों, इस समय जब बाबर ने आक्रमण किया तो सबसे अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। अब देखिए इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को बहुत से लोगों ने इन्फॉर्म किया कि बाबर आ रहा है, सीमा क्षेत्रफल
कुछ राज्यों को जीत ले रहा है और आप कुछ करिए उसके विरुद्ध। लेकिन क्या हुआ, इब्राहिम लोदी सोचा या इब्राहिम लोदी ने कहा कि जब वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगा तब हम क्या करेंगे, उससे आमना सामना करेंगे। ठीक, तो इब्राहिम लोदी क्या सोचा कि जब बाबर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगा तो हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। ठीक, और देखिए क्या हुआ था कि बाबर को बहुत से निमंत्रण मिल चुके थे। अब देखिए किसमें, इसमें से एक दौलत खां था। दौलत खां का निमंत्रण मिल चुका था कि आप आइए और आ करके हमारा जो है यहाँ पर भारत पर आक्रमण कीजिए। राणा सांगा की तरफ से निमंत्रण मिल चुका था। राणा सांगा कहते हैं कि आप आइए, जो मदद होगी हम उसको आपके साथ मतलब सहायता करेंगे। ठीक, तो ये सभी जो है क्या किए थे, बाबर की मतलब बाबर को आक्रमण करने का मतलब निमंत्रण दे चुके थे कि आप आइए और भारत पर आक्रमण करिए। तो इन सभी स्थितियों को देखकर बाबर क्या किया कि भारत पर आक्रमण करने का अपना पूर्ण विचार मतलब पूरा विचार बनाया दोस्तों। और उसने पहला आक्रमण कब किया दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल जो 1526 को हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। अब देखिए क्या था, इसके बारे में कहानी बहुत अच्छी है दोस्तों, थोड़ा समझिए। अब क्या हुआ कि 12 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत पहुंच गया था। कब पहुंचा था, 12 अप्रैल 1526 को। अब क्या हुआ कि इसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, अपने सेना के लिए ऐसा स्थान चुना कि जो उसकी सेना की दृष्टि से सबसे अच्छी जगह है। और उसने अपना जो सैन्य सिस्टम था उसको तुगलुमा पद्धति, क्या है, तुलगमा पद्धति जो है, तुलगमा पद्धति से उसको सजा दिया। ठीक है, तुलगमा पद्धति से सजाए। ठीक है, तुलगमा पद्धति में क्या था, उसमें साइड में खाई लगा दिया गया। उसके बाद उस पेड़ों से उसको ढक दिया गया। ढकने के बाद उसके पीछे तोपों को लगा दिया गया, उसके पीछे घुड़सवार लगा दिया गया, बगल में सैनिक लगा दिए गए। इस हिसाब से उसने जो है पहले से कुछ गड्ढे बना दिए गए। मान लीजिए जैसे पहले क्या किया गया, ये गड्ढे बना दिए गए छोटे छोटे, इसको ढक दिया गया। ये गड्ढे बना दिए गए, इनको ढक दिया गया लकड़ियों से। इसके बाद इसके पीछे तोपें लगा दी गई, इसके पीछे क्या लगा दी गई, तो तोपें लगा दी गई दोस्तों। इसके पीछे सैनिक लगा दिए गए, इसके ऐसे किनारे में घुड़सवार लगा दिए गए, इस किनारे में साइड में घुड़सवार लगा दिए गए। और सबसे पीछे कौन था दोस्तों, बाबर था। सबसे पीछे कौन था, बाबर था। तो इस पद्धति का प्रयोग किसने किया दोस्तों, बाबर ने किया। और इस पद्धति को कहते हैं तुलगमा पद्धति। और ये तुलगमा पद्धति दोस्तों ये उज्बेकों से उसने सीखा था। कौन, बाबर सीखा था। तो अब तुलगमा पद्धति से बाबर ने अपने जो सेना को एकदम जो है उसको सजा करके अरेंज कर दिया। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए कि जो इब्राहिम लोदी था उसके सेना तो ज़्यादा थी। अगर देखा जाए तो बाबर के पास लगभग 12,000 सेनाएं थीं। और वहीं पर इसके पास इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सेनाएं थी। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास समस्या क्या थी, उसके पास कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी, कोई ऐसी सेना थी जो अभ्यास नहीं करती थी, अभ्यास वाली सेना नहीं थी। अब क्या हुआ कि बाबर अपनी जीवनी में कहता है कि लगभग 40 या 45,000 सेना ही उसके काम लायक थी, जो लड़ाई में काम आए थे। और सब जो सेना थी वो दिखावे की थी, कोई भी सेना मतलब कोई भी काम के नहीं थे। अब क्या हुआ दोस्तों, युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, अब युद्ध शुरू हुआ। अब बाबर अपना युद्ध की रणनीति से युद्ध किया। तो क्या हुआ, इस युद्ध का नतीजा हुआ कि जल्द से जल्द जो क्या हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया। और इस युद्ध को दोपहर से पहले तक जीत लिया गया दोस्तों। क्या हुआ, दोपहर से पहले तक जीत लिया गया। और इस युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई। इसमें कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी को दोस्तों लाश के ढेरों से निकाला गया था कि ये कहाँ है, वो लाश के ढेरों को बीच दब गया था, वहाँ से इसको निकाला गया था। ठीक है, तो अब देखिए ये सिस्टम हुआ था हमारा पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक, अब देखा जाए तो पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट चीजें। कि प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग किया गया था। पहली बार किसका प्रयोग किया गया था, तोपखाना का प्रयोग। तुलगमा युद्ध नीति लगाया गया था। ये बाबर ने कहाँ से सीखा था,
जो है ये उज़्बेकों से सीखा था, उज़्बेकों से सीखा था दोस्तों। किसने? बाबर ने। आगे देखिए, तोप को किस विधि से सजाया गया था? तोप को उस्मानी विधि से सजाया गया था। पूछा जाएगा दोस्तों कि तोप को किस विधि से सजाया गया था, तो तोप को उस्मानी विधि से सजाया गया था। आगे देखिए, तोपों का संचालन। अब तोपों का संचालन कौन कर रहा था? तो तोपों का संचालन दोस्तों पूछा जाता है कभी कभी कि उस्ताद कुली अली कुली और बंदूकधारियों का नेतृत्व दोस्तों कौन किया था? उस्ताद मुस्तफा ने किया था। किसने? तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और बंदूकधारियों का नेतृत्व उस्ताद मुस्तफा ने किया था। अब देखिए क्या हुआ कि बाबर तो विजयी हो गया। बाबर विजयी हो गया तो बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की स्थापना की, अर्थात लोधी वंश का अंत हो गया। अब लोधी वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। और अब मुगल वंश की स्थापना कहाँ पर? दिल्ली में हो गई। ठीक, अब देखिए मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब देखिए बाबर बहुत ढेर सारा वहां से खजाना जो जीता, दिल्ली से जीता, ढेर सारे पैसे खजाने जीते और इसको अपने सेनाओं में बंटवाया। ठीक है, जिससे वहाँ के लोगों में बंटवाया, जिससे इसको कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर का मतलब होता है दीनदाता की उपाधि दी गई। ठीक है, तो दोस्तों इससे इसको कलंदर की उपाधि दी गई है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ तक आज हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये सिस्टम पढ़ाने का टेक्निक जो है कुछ समझ में आ रहा है। दोस्तों अभी कुछ इंप्रूवमेंट इसमें और किया जाएगा दोस्तों, जिससे ये और अच्छा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, वो हम कोशिश करने का, उसमें हम कुछ सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों, पसंद आया है या नहीं पसंद आया है। जैसा होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा क्या गलती हुआ है, कि मतलब किस बात में कुछ प्रॉब्लम हुई है दोस्तों। कहीं कहीं थोड़ा सा डेट मिस्टेक या हो जाता होगा, उसके लिए सॉरी। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। और दोस्तों एक बात और बताते हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, इसका एक बार रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।